नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड क्लास 10th चित्रकला के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ मैं उपस्थित हूं। आइए आज का सेशन प्रारंभ किया जाए। आपके सामने पहला सवाल। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी आलेखन में सहायक होते हैं? पहला ऑप्शन है रंग, दूसरा ऑप्शन है लयबद्ध रेखाएं, तीसरा ऑप्शन है अटूट रेखाएं और चौथा उपरोक्त सभी। तो किसी भी आलेखन को प्रभावी बनाने के लिए अच्छे रंगों का मिश्रण, लयबद्ध रेखा तथा अटूट रेखाओं का मिश्रण आवश्यक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है लयपूर्णता, दूसरा है सुसज्जित व्यवस्था, तीसरा है अस्पष्टता और चौथा प्रवाहमयी। तो किसी भी आलेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें लय होनी चाहिए, अच्छी तरीके से उसको सजाया गया होना चाहिए तथा उसमें प्रवाह होना चाहिए, धारा प्रवाह चित्र होना चाहिए आपका। और अगर उसमें अस्पष्टता है तो चित्र आपका खराब हो जाएगा, इसलिए आलेखन में अस्पष्टता की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आलेखन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है बनावट, दूसरा है अस्पष्ट एवं स्पष्ट, तीसरा है सजावट, चौथा ऑप्शन है बनावट एवं सजावट। तो आलेखन का वर्गीकरण बनावट एवं सजावट के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आलेखन किन प्राकृतिक उपादानों के संयोजन से निर्मित होते हैं? मतलब यहाँ पे जो अगर हम किसी भी प्राकृतिक आलेखन का चित्र बना रहे हैं, प्राकृतिक आलेखन कर रहे हैं, तो उसमें क्या ज़रूरत है हमारे लिए? फूल, पत्तियाँ, कलियाँ और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। भाई अगर आप प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं तो फूल, कली, पत्तियाँ नहीं होंगी तो फिर प्रकृति का चित्रण कैसे हो पाएगा? अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूपों को किस प्रकार के आलेखन में परिवर्तित किया जाता है? पहला ऑप्शन है सूक्ष्म आलेखन, दूसरा है प्राकृतिक आलेखन, तीसरा है अलंकारिक आलेखन और चौथा ज्यामितीय आलेखन। तो किसी भी प्रकृति का चित्रण करने के लिए उसको सजाना पड़ेगा, अर्थात उसका अलंकरण करना पड़ेगा। तो प्राकृतिक रूपों को प्रदर्शित करने के लिए अलंकारिक आलेखन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय आलेखन में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? तो ज्यामितीय आलेखन का तात्पर्य यहाँ पर गणितीय आलेखन से है। तो गणितीय आलेखन बनाने के लिए सरल रेखाएं, बहुभुज और चाप, इन सभी का होना आवश्यक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म आलेखन में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है? पहला ऑप्शन है रंग पर, दूसरा है अलंकार पर, तीसरा है आकार पर, चौथा है संतुलन बनाने पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सूक्ष्म आलेखन होता है उसमें रेखाएं, रंग और आकार का संतुलन होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आलेखन में वर्तमान के समय में कौन सा आलेखन सबसे ज़्यादा प्रचलित है? पहला ऑप्शन है ज्यामितीय आलेखन, दूसरा है अलंकारिक आलेखन और तीसरा ऑप्शन है मुख्य आलेखन और चौथा है केंद्रीय आलेखन। तो आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित जो आलेखन है वो आपका अलंकारिक आलेखन है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मूल रंग को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो रंग होते हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, आर, बी, जी, रेड, ब्लू, ग्रीन जो होते हैं वो आपके प्राथमिक रंग होते हैं। और द्वितीयक रंग, दो प्राथमिक रंगों के मिलाने से जो रंग बनते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं, तथा दो द्वितीयक रंगों के मिलाने से जो रंग बनते हैं उन्हें हम तृतीयक रंग कहते हैं। तो जो प्राथमिक रंग होते हैं इन्हें सामान्यतः मूल रंगों के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 3 होती है, लाल, नीला और हरा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आलेखन के चित्रण में चित्र को ट्रेस करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो मान लीजिए आपने कोई भी चित्र बनाया तो उसमें आपको पेंसिल से रंग भरने हैं, ट्रेस करना है, तो उसके लिए जो पतली पेंसिल होती है, 2B पेंसिल होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपके पेपर में 10 प्रश्न आलेखन के आएंगे और उसके बाद में 10 प्रश्न आपको स्मृति चित्रण के करने होंगे। तो आगे जो 10 प्रश्न हमने लिए हैं वो स्मृति चित्रण के हैं
और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी ध्यान देना है कि केवल आपको स्मृति चित्रण और आलेखन के ही प्रश्न करने हैं, ज्यामिति आलेखन नहीं करना है एग्जाम में आपको। तो पहला प्रश्न है स्मृति चित्रण का। स्मृति चित्रण में व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचान पाता है? पहला ऑप्शन है स्मृति चिंतन द्वारा, दूसरा है स्मृति भंडारण द्वारा, तीसरा है मानव चित्रण द्वारा और चौथा है प्राकृतिक चित्रण द्वारा। तो स्मृति चित्रण में व्यक्ति जो होता है वो स्मृति भंडारण के द्वारा वस्तु को पहचान पाता है। अगला प्रश्न है स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस क्षमता में सुधार आता है? पहला ऑप्शन है सोचने की क्षमता में, दूसरा है रहने की क्षमता में, तीसरा है अभिव्यक्ति की क्षमता में और चौथा ऑप्शन है स्वतंत्रता में। तो स्मृति चित्रण में जो चित्रकार होता है उसके अभिव्यक्ति की क्षमता में सुधार आता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? पहला ऑप्शन है संयोजन का, दूसरा लय का और तीसरा है वास्तविकता का, चौथा ये सभी। तो स्मृति चित्रण जो होता है वो संयोजन, लय और वास्तविकता का एक मिश्रित रूप है, इसमें इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में चित्र में छाया और प्रकाश को दर्शाने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, जब किसी भी हल्के रंग को दर्शाना है तो 2B पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। छाया और प्रकाश जो दोनों हैं वो हल्के रंग से दर्शाए जाएंगे, हल्की पेंसिल से दर्शाए जाएंगे। हल्की पेंसिल का मतलब 2B पेंसिल होता है यहाँ पर। 15वां प्रश्न है आज के लिए स्मृति चित्रण के किस सिद्धांत में पेंसिल को पेन की तरह पकड़ा जाता है? पहला ऑप्शन है नेत्र दशा, दूसरा पेंसिल पकड़ना, तीसरा रेखाओं को खींचना, चौथा चित्र में संयोजन। तो यहाँ पे हम लिखना पहले सीखते हैं, चित्र बनाना बाद में सीखते हैं। तो पेंसिल पकड़ना सिद्धांत होता है, इसमें बच्चों को बताया जाता है कि पेन की तरह आपको पेंसिल पकड़नी है। अगला प्रश्न है स्मृति चित्रण में बार बार आँखों को क्यों बंद किया जाता है? पहला ऑप्शन है गलतियाँ कम करने के लिए, दूसरा रंगने के लिए, तीसरा बड़ा करने के लिए, चौथा संरचना को छोटा करने के लिए। तो यहाँ पर स्मृति चित्रण में बार बार आंखें बंद करने का उद्देश्य होता है गलतियाँ कम करने के लिए। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है वस्तुओं के प्रारंभिक चित्रण में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आप किसी भी वस्तु को प्रारंभ में बनाना चाह रहे हैं तो आपको किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए? सिंपल सी बात है, चित्र अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप हल्की रेखाओं से चित्र को बनाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर स्मृति चित्रण में पीछे की वस्तुओं को किस रंग से रंगा जाता है? पहला ऑप्शन है गहरे रंगों से, दूसरा है हल्के रंगों से, तीसरा है काले रंगों से और चौथा है पीले रंगों से। तो यहाँ पर स्मृति चित्रण में पीछे की वस्तुओं को रंगने के लिए हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है स्मृति चित्रण विधि के अंतर्गत किस आकार की चित्रण विधि लगभग समान होती है? पहला ऑप्शन है वृत्त की, दूसरा है शंकु की, तीसरा है आयत की और चौथा है आयत एवं वर्ग की। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि स्मृति चित्रण के अंतर्गत जो आयत और वर्ग होता है इसको बनाने की विधि लगभग आपकी एक समान रहती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न है आज के लिए वस्तु में सेट डालते समय मुलायम रबर का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि चित्र स्पष्ट हो, दूसरा ऑप्शन है रंग न उड़े, तीसरा है चमक पर प्रभाव न पड़े और चौथा ऑप्शन है कागज़ गंदा ना हो। तो यहाँ पर वस्तुओं पर सेट डालने के लिए मुलायम रबड़ का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि आपकी जो चमक है उस पर प्रभाव न पड़े। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9621727242 पर मुझे संपर्क करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।